नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। भारत की संसद में बुधवार को दिल्ली पर एक संशोधन बिल पास हुआ है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस नए संशोधन बिल के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा सिर्फ उपराज्यपाल, चुनी हुई सरकार नहीं। इस बिल को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ इस मुद्दे पर विपक्ष की 10 से ज्यादा पार्टियां साथ थी, लेकिन इस बिल को राज्यसभा में रोका नहीं जा सका। बिल क्या है, इसका दिल्ली वालों पर क्या असर होगा, इसकी चर्चा से पहले दिल्ली से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें हैं जो जानना बेहद जरूरी है। अब जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दिल्ली का बॉस कौन के सवाल पर आपस में लड़ रहे हैं, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि दिल्ली के इतिहास को समझ लिया जाए। बात साल 1952 की है, जब दिल्ली एक राज्य था। उसी साल 48 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव हुए। उसके बाद साल 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर साल 1991 में कुछ और बदलाव हुए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन एक विशेष दर्जा मिला। भारत के संविधान में 69वां संशोधन हुआ और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। इसके लिए GNCTD एक्ट 1991 बना। इसके लिए संविधान में धारा 239 AA को जोड़ा गया, जिसमें यहाँ सरकार कैसे चलेगी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। यह है दिल्ली के राज्य से केंद्र शासित प्रदेश और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनने की एक छोटी सी कहानी। साल 1991 से लेकर 2013 तक कुछ मौकों को छोड़कर कमोबेश सब कुछ ठीक चला। दिल्ली में कई मुख्यमंत्री चुनकर आए, कभी बीजेपी के तो कभी कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बने। कई सरकारों ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने के कई वादे किए, लेकिन दिल्ली में GNCTD एक्ट के जरिए कामकाज चलता गया। इसको अमल में लाने के लिए नए बिजनेस रूल भी 1993 में बने। अब केंद्र सरकार उसी 1991 GNCTD एक्ट में संशोधन लेकर संसद में आई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद से एक नया बिल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2021 पेश किया, जो बुधवार को दोनों सदनों से पारित हो गया। दिल्ली सरकार का आरोप है कि ये बिल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG यानी कि उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देता है, जबकि केंद्र सरकार का तर्क है कि ये संशोधन विधेयक 1991 अधिनियम में मौजूद विसंगतियों को दूर करता है। इसमें 1991 के पुराने अधिनियम के 4 प्रावधानों में संशोधन की बात कही गई है। ये बिल उपराज्यपाल को कई विवेकाधीन शक्तियां देता है, जो दिल्ली के विधानसभा से पारित कानूनों के मामले में भी लागू होती हैं। बिल ये सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद या दिल्ली कैबिनेट के फैसले लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय के लिए उन्हें जरूरी मौका दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिमंडल को कोई भी कानून लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेना जरूरी होगा। इससे पहले विधानसभा से कानून पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाता था। संविधान की धारा 239 AA का उद्देश्य था दिल्ली में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को कुछ पावर देना। इसलिए कैबिनेट का प्रावधान किया गया और गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम दिया गया। कैबिनेट और LG दोनों के बीच कामकाज का बंटवारा भी किया गया। जमीन, पब्लिक ऑर्डर और कानून व्यवस्था का अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया और बाकी दूसरे विषयों का कामकाज दिल्ली सरकार के जिम्मे सौंपा गया, जिसमें उपराज्यपाल को बीच की कड़ी की जिम्मेदारी दी गई। संविधान की धारा 239 AA में ये प्रावधान भी है कि जब दिल्ली सरकार और LG के बीच किसी मुद्दे पर विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति का निर्णय ही मान्य होगा और इसको लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2021 पेश करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, 1991 एक्ट में कुछ कमियां थी और कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत थी, जिसे इस संशोधन विधेयक से दूर करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि इसी संसद ने 1991 का एक्ट पास किया था, इस वजह से संसद को इसमें बदलाव का अधिकार है। नए विधेयक में प्रस्तावित संशोधन हाल में दिए गए कोर्ट के निर्णयों के मुताबिक हैं। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि दिल्ली में वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था 3 कानूनों पर आधारित है। संविधान की धारा 239 AA, GNCTD एक्ट 1991 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ GNCTD रूल्स 1993। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बयान के मुताबिक दिसंबर 2013 तक दिल्ली और केंद्र के बीच कामकाज में इन कानूनों के आधार पर प्रशासनिक कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आई।
लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद एलजी के साथ कामकाज को लेकर तकरार बढ़ी और इसे परिभाषित करने के लिए केजरीवाल सरकार कोर्ट पहुंच गई। 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ का फैसला साल 2018 में आया, जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार दिया है। 3 अपवाद जमीन, पब्लिक ऑर्डर और कानून व्यवस्था छोड़कर। केंद्र सरकार को लगा कि पुराने कानून में संशोधन करने की जरूरत है ताकि इसकी तकनीकी और कानूनी अस्पष्टताओं को दूर किया जा सके। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार के बिल को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने राज्यसभा में कहा, मैं भारत के संविधान को बचाने के लिए इस सदन के एक एक शख्स से न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश का संविधान रहेगा तो सत्ता पक्ष रहेगा, विपक्ष रहेगा और देश रहेगा। संविधान की धारा 239 ए क्लॉज 6 कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगी। संविधान में जो लिखा है उसे सरकार एक सिंपल संशोधन से परिवर्तित करना चाहती है। दिल्ली सरकार को जो अधिकार दिए गए थे वो संविधान संशोधन के आधार पर दिए गए थे। केंद्र सरकार का बिल असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। संजय सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार केवल इसलिए ये संशोधन लेकर आ रही है क्योंकि बीजेपी 2 बार दिल्ली में चुनाव हारी है। एक बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली और दूसरी बार 62 सीटें। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव के उलट दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद 2 लोकसभा चुनाव हुए। दोनों में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। जहां तक बात बिल को असंवैधानिक कहने की है तो अरविंद केजरीवाल को यह पता होना चाहिए कि कानून बनाना तो संसद का काम है, तो फिर ये बिल असंवैधानिक कैसे हुआ? संविधान संशोधन पर संशोधन बिल लाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। भारत के संविधान के मुताबिक कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। संसद संविधान के दायरे में रहते हुए उसमें संशोधन कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कानून को और संविधान को परिभाषित कर सकता है। उदाहरण के लिए राइट टू प्रॉपर्टी का मूलभूत अधिकार भी संसद में संशोधन लाकर ही मूलभूत अधिकारों की सूची से हटाया गया था। जहां तक कानून बनाने के अधिकार की बात है तो राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य कानून बनाने का अधिकार रखती है, लेकिन दिल्ली के मामले में राज्य के विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है और किसी विषय पर अगर दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। संविधान के आधार पर इस नए कानून का विरोध नहीं किया जा सकता और ना ही आम आदमी पार्टी की सरकार को ऐसा करना चाहिए। दिल्ली केंद्र द्वारा शासित प्रदेश है। हर केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन चलता है, जो उपराज्यपाल के सहारे शासन चलाते हैं। दिल्ली के मामले में यही मूल बात है। इन सब के बावजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं कि इस विधेयक के पास होने से पता चलता है कि भाजपा सरकार सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके कामों से कितना असुरक्षित महसूस कर रही है। लोग इस बात को कहने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल मोदी के विकल्प हो सकते हैं। ये बिल मुख्यमंत्री केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाया गया है। मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आज नकारात्मक राजनीति में उतर आए हैं तो उन्हें राजनीतिक जवाब मिलेगा। हम अपने कानूनी विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं और हमारे विकल्प तलाश रहे हैं। सीएम केजरीवाल एक योद्धा हैं। पिछले 6 वर्षों में उनकी कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपने सभी वादे पूरे किए जिनका मैनिफेस्टो में उल्लेख था। मनीष सिसोदिया की ये बातें बड़ी ही हास्यास्पद सी लगती हैं। वो अरविंद केजरीवाल की तुलना पीएम मोदी से कर रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो सिर्फ झूठ की राजनीति पर चलते हैं, जो लोगों को सिर्फ फ्री के लॉलीपॉप बांटना जानते हैं और दिल्ली की जनता को शॉर्ट टर्म लालच देकर उन्हें गड्ढे में गिराने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी का वर्चस्व और कहीं नहीं है, ना ही आने वाले टाइम में कहीं पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी वो केजरीवाल को योद्धा कहते हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि केजरीवाल जैसे नटवरलाल पीएम मोदी की तरह कभी लोगों के दिलों में नहीं बस सकते। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि केजरीवाल सरकार जिस तरीके से मनमानी कर रही थी वो अब नहीं चल सकेगी। इसलिए मनीष सिसोदिया को कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।